तो जब पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो हर बड़े देश की ओर से कोई ना कोई दूत हिंदुस्तान के दौरे पर रहा है और अपने अपने हिसाब से कोशिशें करता रहा है कि भारत को कैसे आगे अपने पाले में ले जाए, कि भारत उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन क्या मोदी बनेंगे शांति दूत? क्या पहले जो यूक्रेन की तरफ से कहा गया था और बाद में रूस की तरफ से भी कहा गया है, क्या ऐसे में हो सकता है ऐसा? देखिए, पर भी अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए दो देशों की लड़ाई में, कुछ का मानना है कि भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए। वाइस मार्शल श्रीवास्तव, आप बताइए। देखिए, कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। हाँ। जहां तक शांति की बात है तो हम सब चाहेंगे कि शांति की स्थापना हो और शांति के प्रयास हों, लेकिन अगर आप यूएस के बयान देखती हैं या उनकी मिलिट्री सप्लाईज देखती हैं, हाँ। और अब तो केमिकल वेपन्स देने की भी बात हो गई है, तो वो तो कोई ऐसी शांति की तरफ जा नहीं रहा है। तो ये मौका अगर हमने लिया कि हम शांति की स्थापना कराएंगे, हम उस मध्यस्थता कराएंगे, उसके बीच में हम बैठ गए, और हमसे सिर्फ रूस ने कहा है, ज़ेलेंस्की का कोई बयान इस पे नहीं है। जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती, हम बीच में शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने जब शुरुआत में कहा था 1-2 दिन में, लेकिन उसका दूसरा मकसद जो आपने इतनी सारी विजिट्स हुई हैं, इन विजिट्स में सबका एजेंडा क्या रहा है? सबका एक एजेंडा रहा है हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप इतिहास के पन्ने पर सही साइड में, जो सही साइड मींस मेरे साइड में खड़े होइए, तटस्थ समय लिखेगा, उसका भी अपराध। हाँ। तो ये तो एक उनकी अपना इन्फ्लुएंस करने का, ये प्रेशर डालने का एक वो था। उसमें भारत को एक चुनौती है, वो तो मैं हमेशा मानता हूं, लेकिन कुछ और भी बिंदु हैं। आप देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है, यूक्रेन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। वो ट्रांसिट कंट्री है फॉर ऑल देयर पेट्रोलियम एंड गैस सप्लाईज। उसी में उसमें 22,000 माइल्स का नेटवर्क है उनका। और आपको जान के शायद मालूम होगा, कुछ लोग जान के आश्चर्य होगा, कि यूक्रेन भी रशिया ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेता है, लेकिन वो उनसे नहीं लेता है। 2014 के बाद से इट गोज टू जर्मनी एंड अदर प्लेसेस, फ्रॉम देयर ही बाइज इट। सो इट्स अ रिवर्स फ्लो। देयर आर 75 कंप्रेसर स्टेशंस व्हिच सेंड इट बैक टू हिम। सो देयर इज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इतनी सिंपल नहीं है। आपने लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं कि हम मिलिट्री आर्म सप्लाई करते रहेंगे, हम उसको प्रोवोकेट करते रहेंगे। एक तरफ देखते हैं, आज उनका फिर बयान आया है, आप ही के चैनल पर मैंने अभी देखा, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। तो शांति वार्ता ऐसे माहौल में तो होती नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, एक तरफ से संकेत आ रहा है, जो कि हम सब जानते हैं, कि जहां तक पुतिन का सवाल है, पुतिन को कुछ लोग मैड कह सकते हैं, कुछ लोग डेमोनाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है, पुतिन रियलिस्ट है। उन्होंने बहुत बेस लेवल पर काम किया है। ही इज ए रियलिस्ट कि मैं कहां तक जा सकता हूं और कहां तक क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से जाते, तो मुझे कीव को कैप्चर करना है, जो कई हमारे साथियों ने भी बोला। मैं पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है, जो कीव को पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, मैं उसको बॉम्ब करता। वाई, मैं क्यों वेस्ट करता? लेकिन एक बात आई खुल करके, उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन 1100 ऑन काउंट प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, बायो लैब्स जो बताए भी गए हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया है। ये सारी जो आपने मिसाइल की अटैक्स देखे, ये उनका प्रिसिशन स्पेसिफिक। और जो आप देखते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में, मैंने बहुत सारे चित्र देखे, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि आप बिल्डिंग की छती देखते हैं, मगर जिसे कहते हैं ना ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ, वो आपको नहीं दिखता है, कहीं भी नहीं दिखता। और किसी भी चित्र में आपने नहीं देखा है कि दो फौजें आमने सामने खड़ी हैं, उनके बीच में कोई घमासान चल रहा है। एक तरफ की आपको खबर आती है। इसका मतलब जो पीछे हटे हैं, किसी ने धकेला नहीं है, वो खुद पीछे हटे हैं। खुद पीछे हटे हैं, तो ये हम आकलन लगा सकते हैं, क्योंकि हम पुतिन के दिमाग में तो बैठे नहीं है, लेकिन हम ये आकलन लगा सकते हैं कि ये पीछे हटना शायद उनके जो रेफरेंस ऑब्जेक्टिव से उससे टैली करता है। वो ईस्टवर्ड रहना चाहते हैं, उस एरिया को अपने। एंड मैरियोपोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरियोपोल की एक और बात है, अज़ोव बटालियन वहीं से थी, अल्ट्रा नेशनलिस्ट वहीं पे थे, और वो देवर नो नाजी, तो वो उसको तो खत्म करेंगे। लैंड ब्रिज भी है। जलसिवाज, भारत को क्या मध्यस्थता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और क्या भारत की चलेगी कि नहीं चलेगी ऐसी? बिल्कुल, देखो ये भी एक बड़ा म्यूट क्वेश्चन है कि भारत को क्या मध्यस्थता करनी चाहिए। इससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। ये जो बाल्टिक स्टेट थी, जो थी आपकी इस्तोनिया, लातिया, लिथुनिया, ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी।
और जैसे ही ये हटा सोवियत यूनियन से रूस बन गया, तो सबसे पहले नाटो में ज्वाइन करने वाली ये थी 1994 में। और अगर आप देखें मैप में, लातविया और जो इस्तोनिया और लातविया है, उसका बॉर्डर रूस से मिलता है, और लिथुआनिया का नहीं मिलता, वो बेलारूस से मिलता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइम इतना रिएक्ट वायलेंटली रूस ने नहीं किया था, मगर अब क्योंकि यूक्रेन एक गेटवे है, तब ज्यादा रूस ने सोचा कि अब इसके आगे नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो पहले भी कर सकता था, मगर यह समझना पड़ेगा, यह सच्चाई है कि रूस की अपनी रेड लाइन थी। अब बात आ गई भारत की, क्या भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए या नहीं। यह मैं मानता हूं कि भारत एक ऐसी पोजीशन में है जिसने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन किया है। भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। 2000 के बाद हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर लिए। हमारे यूरोपियन कंट्री से भी अच्छे हैं, हमारे यूक्रेन से भी अच्छे थे। हम वहां से अपने AN-32 को अपग्रेड करा रहे थे, वहां से हम गैस टरबाइन इंजन ले रहे थे, सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, हम भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे रिलेशन रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। कौन भूल सकता 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी